ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। सोमवार 10 मार्च के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। बरतानिया और कनाडा के मरकजी बैंकों के साबिक सरबराह मार्क कार्नी कनाडा के नए वजीर आजम मुंतखब। In first place, the next Prime Minister of Canada, Mark Carney, with 131,674 votes, resulting in 29,457 allocated points, representing 85. अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन जंग बंदी के मुतालबे पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खां में एक वालिद ने अपनी बेटी को मुबैना तौर पर वनी होने से बचाने के लिए खुदकुशी कर ली। बनी जे मेरे दवा किया क्या उन्होंने बची ना वो फैसला उन्होंने समय ये कामों भी है 6 लाख दे छोड़ा से पैसे भी ना घर बेचे थे पैसे अदा कर देने बाल हफ्ता दादी गुजरे थे उन्हें एक गाल की कि आदिल को आखने के भाई तेरे घर इज्जत शादी वो आदिल की बच्ची की शादी आई ना तो मसला पड़े कोई साथ ना को। इसराइली सयाह और उनकी मुकामी मेजबान का इंडिया में गैंग रेप। Shocking case of gang rape has been reported from Karnataka near Hampi. 2 women, a 27-year-old traveler from Israel and a 29-year-old homestay owner in Koppal district. They were allegedly raped by 3 men late on the night of February 6th. जानिए थर के काले सोने पर चलने वाले पावर प्लांट वहां के रहने वालों की जिंदगियां कैसे तारीख कर रहे हैं। जो इन कंपनियां लिस्ट दे रहे हैं हमको उसमें दिखा रहे हैं कि 150 के करीब आपके गांव के लोग बंदे लगे हुए हैं। जब मैंने वो तस्दीक की तो उसमें पता चला कि वो कोई 20-25 लोग हैं, बाकी सारी फेक लिस्ट बनी हुई है। दिन के 12 ज्वाइंट पीता था। हनी सिंह का शराब और चर्स का नशा छोड़कर दोबारा उरूज हासिल करने का सफर। लोग 2 पी लें तो खत्म हो जाए। बाइपोलर डिसऑर्डर साइकोटिक सिम्टम्स आने लग गए थे। ये पापा थोड़ना है, ये मेरी वाइफ थोड़ना है, ये गुड़िया थोड़ना है। मेरे से बात कर रहे हो तो आप बिलीव करेंगे जब मेरा वक्त आया 2011-12 के बाद मैं ग्लोरीफाई करने लग गया सैटेनिक पावर्स को। चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तानी नुमाइंदगी की अदम मौजूदगी पर फैंस हैरान। हम सिर्फ कागज पर ही मेजबान थे। Think about it, please. World stage है यहाँ पे आपको होना चाहिए था. But sadly, I could not see any Pakistan cricket board member out there. और ये hosted by us and yet there is nobody there. इन मौज़ूआत पर तो बात हो गई ही, लेकिन इन मौज़ूआत से पहले आलमी खबरों का खुलासा। बरतानिया और कनाडा के मरकजी बैंकों के साबिक सरबराह मार्क कार्नी कनाडा के नए वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। वो कनाडा के मौजूदा वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जगह लिबरल पार्टी की क़यादत भी संभालेंगे। In second place, Chrystia Freeland with 11,134 votes, resulting in 2,729 allocated points, representing 8% of the vote. In first place, the next Prime Minister of Canada, Mark Carney, with 100. इतवार के रोज अपनी तकरीर के दौरान कनाडा के नौ मुंतखब वजीर आजम ने अपनी अवाम को मुतनब्बे किया कि मुल्क पर कड़ा वक्त आने वाला है। कार्नी का कहना था कि कनाडा पर यह मुश्किल वक्त एक ऐसे मुल्क की वजह से आ रहा है जिस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। नौ मुंतखब वजीर आजम का इशारा अमेरिका की जानिब था। There's someone who's trying to do the opposite. There's someone who's trying to weaken our economy. Yeah. Donald Trump. America is not Canada.
And Canada never, ever will be part of America in any way, shape, or form. डोनाल्ड ट्रंप के बतौर अमेरिकी सदर ओहदा संभालने के बाद से अमेरिका और कनाडा के दरमियान हालात कशीदा हैं। सदर ट्रंप की जानिब से कनाडा से आने वाली मसनूआत पर 25% दरामदी टैरिफ आयद किए जाने के ऐलान के बाद से दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं। ताहम बाद अज़ा सदर ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ का इतलाक 2 अप्रैल तक मुअख्खर कर दिया था। अमेरिका की जानिब से महसूलात के जवाब में कनाडा के मौजूदा वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी 108 अरब डॉलर्स की अमरीकी मसनूआत पर 25% टैरिफ आयद कर दिया था। ट्रूडो ने इल्ज़ाम लगाया है सदर ट्रंप की जानिब से महसूलात आयद करने का मकसद कनाडा की मईशत को तबाह करना है ताकि अमेरिका के लिए कनाडा को अपनी 51वीं रियासत बनाने की राह हमवार की जा सके। उन्होंने आखिरी दम तक मुकाबला करने का ऐलान किया था। अपने खिताब में कॉर्नी का कहना था, हम इस सदमे से तो बाहर आ रहे हैं, लेकिन हमें ये सबक याद रखना होगा कि हमें खुद अपना और एक दूसरे का ख्याल रखना है। उनका कहना था, हमें आने वाले मुश्किल दिनों में एक दूसरे का साथ देना होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक साथ मिलकर हम इस बहरान से निकल सकते हैं। हम इस बहरान से पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे क्योंकि कनाडा की बुनियाद उसके लोगों की ताकत पर रखी गई है। अगरचे इतवार के रोज होने वाली रायशुमारी के बाद मार्क कार्नी लिबरल पार्टी के सरबराह मुंतखब हो गए हैं और क्योंकि लिबरल पार्टी इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है तो नतीजतन कार्नी कनाडा के नए वजीर आजम भी मुंतखब हो गए हैं। ताहम कार्नी की जानिब से वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठाने से कबल जस्टिन ट्रूडो को अपने ओहदे से बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा देना होगा। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद कनाडा के गवर्नर जनरल कार्नी से वजीर आजम के ओहदे का हलफ लेंगे और उन्हें हुकूमत बनाने की दावत देंगे। ताहम 20 अक्टूबर से कबल कनाडा में आम इंतखाबात करवाने ज़रूरी हैं, इसलिए तवक्को नहीं की जा रही कि नया वजीर आजम ज़्यादा देर तक इस ओहदे पर फाइज रहेगा। अमरीकी वजारत खारजा के एक ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया का ख्याल है कि यूक्रेन की क़यादत जंग बंदी मुआहदे के अमरीकी मुतालबे को मानने के लिए तैयार है। अमरीकी वजीर खारजा मार्क रूबियो और कौमी सलामती के मुशीर माइक वाल्ट्स मंगल के रोज़ अपने यूक्रेनी हम मनसब से मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब पहुँच रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेनी हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर मास्को के साथ जंग बंदी मुआहदे के लिए दबाव डाल रहे हैं। ताहम इस बारे में अमेरिका किसी किस्म की सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए राजी नहीं है। 10 रोज कबल व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात के दौरान अमेरिकी सदर ने ज़ेलेंस्की पर इल्जाम लगाया था कि वो जंग खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस नाखुशगवार मुलाकात के बाद अमेरिका ने यूक्रेन की फौजी इमदाद मुअत्तल कर दी थी, जबकि इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला भी रोक दिया गया था। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात के दौरान अमेरिकी सदर ने ज़ेलेंस्की पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो जंग ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं हैं। याद रहे कि रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर बाज़ाब्ता हमला किया था और अब रूसी अफवाज यूक्रेन के तकरीबन 20% इलाके पर काबिज हो चुकी है। नाम ना जाहिर करने की शर्त पर अमरीकी वजारत खारजा के ओहदेदार ने बताया कि यूक्रेन की सीनियर क़यादत का मुज़ाकरात के लिए जद्दा आना इस बात की जानिब इशारा है कि वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए जद्दा पहुंच रहे हैं। ताहम इस बात की उम्मीद नहीं कि वो अमेरिका और यूक्रेन के माबैन होने वाले मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे या नहीं। यूक्रेन के वफ्द में सदर ज़ेलेंस्की के दफ्तर के सरबराह एंड्री और यूक्रेन के कौमी सलामती के मुशीर के अलावा यूक्रेनी वजीर खारजा और वजीर दाखिला भी शामिल होंगे। पाकिस्तान के इलाके DI खान के थाना पहाड़पुर में सरकारी मुद्दत में दर्ज होने वाली एक FIR के मुताबिक गांव भिगवानी शुमाली के इलाके में वन्नी होने वाली एक 13 साला बच्ची के वालिद ने जहरीली गोलियां खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। मुकामी पुलिस का कहना है कि इस केस में मरकजी मुलजिम और अर्जी नवीस यानी पंचायत का फैसला लिखने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वाक़े में मुलव्वस दीगर मुलजमान भी जल्द पुलिस की हिरासत में होंगे। डेरा इस्माइल खान में पंचायत की जानिब से बच्ची को वनी किए जाने पर वालिद ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। मरने से पहले अपने ऑडियो पैगाम में 4 अफराद को बच्ची वनी करने का जिम्मेदार करार दे दिया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया है। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
वाज़ेह रहे कि वनी की रस्म के तहत पाकिस्तान के बाज़ कबाइल में पंचायत बतौर सज़ा किसी की बेटी बहन की जबरी शादी का हुक्म देती है और इस लड़की को रात की तारीकी में घर से रुखसत कर दिया जाता है। आम तौर पर वनी करार दी जाने वाली बच्चियों का ताल्लुक गरीब घरानों से होता है जिनके वालिदैन के पास नुकसान के अजाले के लिए नकद रकम मौजूद नहीं होती और उन्हें ना चाहते हुए भी इन्हें जिरगे के इस नोयत के गैर कानूनी फैसले मानना पड़ते हैं। थाना पहाड़पुर में दर्ज मुकदमे के मतन के मुताबिक भिगवानी शुमाली से एक ऑडियो पैगाम वायरल हुआ जो उस इलाके में बतौर हज्जाम काम करने वाले शख्स आदिल रमजान का है। FIR के मुताबिक आदिल ने खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा किया है। FIR के मुताबिक पुलिस को इब्तिदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि एक शादी की तकरीब के दौरान आदिल का भांजा इस केस के मुलजिम की बेटी के साथ मुबैना तौर पर नाज़ेबा हरकत करते हुए पकड़ा गया था। ये मामला जिरगे के सामने आया और आदिल के भांजे पर 6 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। ताहम मरकजी मुलजिम ने आदिल पर दबाव डाला कि मेरी बेटी की इज्जत आपके घर में खराब हुई है। FIR में दर्ज तफसीलात के मुताबिक इसके बाद मुकामी लोगों की एक पंचायत ने आदिल को बुलाकर जबरदस्ती उसकी 13 साला बेटी को वनी करने का बयान तहरीर करवाया। पुलिस के मुताबिक रस्म रिवाज के मुताबिक आदिल की बेटी की मरकजी मुलजिम के बेटे से मंगनी करके जल्द निकाह और फिर रुखसती के लिए दबाव डाला गया। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक आदिल ने पंचायत के इस फैसले से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा किया है। ताहम मुकामी पुलिस के मुताबिक उनके वुरसा ने इस हवाले से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। पुलिस के मुताबिक उनकी इब्तिदाई तहकीकात में ये सामने आया है कि आदिल की मौत की वजह बेटी को वनी देने का फैसला है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर आदिल का पैगाम भी ज़ेरे गर्दिश है जो उन्होंने खुद को हलाक करने से कबल रिकॉर्ड किया है। याद रहे कि पुलिस ने सोशल मीडिया पर ये ऑडियो पैगाम वायरल होने के बाद ही अपनी मुद्दत में इस मुकदमे की FIR दर्ज की थी। इंडियन पुलिस का कहना है कि जनूबी इंडिया के तारीखी शहर हम्पी के एक मंदिर में 2 खवातीन का गैंग रेप किया गया है। पुलिस एहलकार राम रासदी ने खबर रसा इदारे रोटर्स को बताया कि 2 खवातीन, एक इसराइली सयाह और एक इंडियन होम स्टे ऑपरेटर कर्नाटक के शहर हम्पी में एक झील के करीब अपने ग्रुप के 3 मर्द सयाहों के साथ सितारों के नज़ारों में मशगूल थीं कि जुमेरात की रात उन पर चंद अफराद ने हमला कर दिया। पुलिस एहलकार के मुताबिक हमला आवरों ने खवातीन को गैंग रेप करने से पहले मर्दों को दरियाए तुंगा भाद्रा नहर में फेंक दिया। Shocking case of gang rape has been reported from Karnataka near Hampi. 2 women, a 27-year-old traveler from Israel and a 29-year-old homestay owner in Koppal district, they were allegedly raped by 3 men late on the night of February 6th. when the women were by the side of a canal after dinner. 2 में से एक शख्स अमेरिका का शहरी था जो कि जिंदा बच गया, जबकि एक तीसरे शख्स की लाश शनिचर की सुबह दरिया से निकाली गई। पुलिस एहलकार के मुताबिक ये कुल 3 मर्द और 2 खवातीन पर मुश्तमिल ग्रुप था जिस पर सनापुर के करीब हमला किया गया है। इनमें से एक इसराइली खातून और दूसरे गैर मुल्की अमरीकी शहरी थे। इस हमले में मुलविस 2 मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। राम रासदी के मुताबिक पुलिस को ये शक है कि इन मुलजमान ने इस ग्रुप का ताक़ुब किया था। अमेरिका के महकमा खारजा ने कहा है कि इन तक भी खबरें पहुंची हैं कि इस हमले में उनके एक शहरी को भी इस घिनौने जुर्म का हदफ बनाया गया है। एक खातून की शहादत के बाद वो सब सनापुर के एक मंदिर से सितारों का नज़ारा कर रहे थे जब मोटरसाइकिल पर 3 अफराद वहां पहुंचे और उनसे ये दरियाफ्त किया कि उन्हें पेट्रोल कहां से मिल सकता है। जब इस ग्रुप में से एक मर्द इन तीनों अफराद को पेट्रोल पंप की सिमत समझा रहा था तो ऐसे में उन्होंने सयाहों से 100 रुपए भी मांग लिए। पुलिस के मुताबिक होम स्टे ऑपरेटर खातून ने उन अजनबी मर्दों से कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं। जब इन तीनों ने रकम देने पर इसरार किया तो एक मर्द सयाह ने उन्हें 20 रुपए थमा दिए। इसके बाद तीनों अफराद ने मुबैना तौर पर इन सयाहों से तकरार शुरू कर दी। इस हमले के बाद एक सयाह की लाश तुंगा भद्रा नहर से कर्नाटका के कोप्पल जिला से मिली है। गंगावती पुलिस स्टेशन पर भत्ते, डकैती, गैंग रेप और कत्ल की कोशिश की दफात के तहत इन मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस हमले के मुतासरीन का एक सरकारी अस्पताल में इलाज भी जारी है। हम्पी इंडिया का एक तारीखी शहर है जो इंडिया की जनूबी
कर्नाटका रियासत में वाक़ है। इस शहर में विजय नागरा दौर के कई खंडरात और मंदिर वाक़ हैं। सन 1986 में इस शहर को यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया था। एक्स पर एक पोस्ट में इस सूबे के वजीर आला ने लिखा कि ये एक बहुत घिनौना जुर्म है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के सामने आने के बाद उन्होंने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है और इस वाक़े की तहकीकात करवाई जा रही हैं। कर्नाटका के नायब वजीर आला के मुताबिक उन्होंने पुलिस को मुजरिमान की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की हिदायत भी जारी की हैं। Our police has recovered 2 people. Still one has to be recovered. And midnight they had gone for some watching the stars, I was told. Police is investigating. We are taking action as per the law. No question. We will mercilessly will handle this. पाकिस्तान के सहराई इलाके थर में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के तहत कोयले पर चलने वाले मंसूबे लगाए गए हैं, जिससे मुल्क में 2640 मेगावाट बिजली का इजाफा हुआ है। ये बिजली फर्नेस आयल और गैस की निस्बत सस्ती है। सवाल ये है कि जिस जगह से ये वसाइल हासिल किए गए हैं, क्या उस आबादी की ज़िंदगी में भी बेहतरी आई है और उन्हें भी रोज़गार और बुनियादी सहूलियात दस्तयाब हुई हैं? इस्लाम कोर्ट से सुनिए रियाज सुहेल और मोहम्मद नबील की ये रिपोर्ट। पानी अब रसाव करके आगे आ गया है। अब हमारे गांव की जमीनों को भी क्रॉस कर गया है। पानी बहुत जहरीला है और खारा है, कोई चीज नहीं उगती। मैं तो 3 साल हो गए आ रहा हूँ। जी हाँ। तो कितने पढ़े लिखे हो आप? पढ़े लिखे 2-3 किताब पढ़े लिखे हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी मजदूरी करना चाहते हैं? हेल्परी में करना चाहते हैं, उठाते ही नहीं है। क्या कहते हैं? सुबह उठाऊंगा परी उठाऊंगा, इसे दिलासे दे रहे हैं। जो इन कंपनी और लिस्ट दे रहे हैं हमको, उसमें दिखा रहे हैं कि 150 के करीब आपके गांव के बंदे लगे हुए हैं। जब मैंने वो तस्दीक की तो उसमें पता चला कि वो कोई 20-25 लोग हैं, बाकी सारी फेक लिस्ट बनी हुई है। थर बदलेगा पाकिस्तान, ये नारा आपने अक्सर सुना होगा। इसकी बुनियाद इस पसमानदा खित्ते में मौजूद कोयला है, जिससे इस वक्त बिजली बनाई जा रही है। सवाल ये है कि जिस कोयले की ताबीर पाकिस्तान की किस्मत से की जा रही है, क्या वो यहाँ के मकामी थरी लोगों की किस्मत बदल सका है? इस सवाल का जवाब तलाश करने हम थर पहुंचे। थर में कोयला 9000 से जायद स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसको 12 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। यहाँ ब्लॉक 2 में एंग्रो कंपनी ने हुकूमत सिंध की शराकत से कोयला जलाकर बिजली पैदा करने वाला पहला प्लांट लगाया था। आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में सुरंग लगाकर कान से कोयला हासिल किया जाता है, लेकिन यहाँ थर में ओपन पिट माइनिंग की गई है, यानी रेत को उठाकर ज़ेरे ज़मीन कोयला हासिल किया गया। इस कोयले तक रसाई के लिए पानी सबसे बड़ी रुकावट था, यानी पानी की 3 सतहों के बाद कोयला मौजूद था। इस पानी को जो निकासी करके उसके बाद कोयले को हासिल किया गया और वो पानी दीगर इलाकों की तरफ मुंतकिल किया गया। पानी की निकासी एक ऐसे इलाके में की गई जो कोल एरिया में नहीं आता था, जिसके चारों तरफ टीले थे। इस जगह को झील बना दिया गया। यह है गोडानो डैम, जिसमें जो कोयले के प्रोजेक्ट से जो अखराज किया गया पानी है उसका डिस्चार्ज किया जाता है। जब यहाँ पर यह डैम बनाया जा रहा था तो मकामी लोगों ने काफ़ी अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार किया था और कहा था कि इस डैम की वजह से उनकी जो ज़मीनें हैं वो ज़ेरे आब आ जाएंगी। ये एहतजाज न सिर्फ इस्लाम कोर्ट में किया गया बल्कि कराची, हैदराबाद और इस्लामाबाद तक मार्च किया गया। इस डैम से चंद किलोमीटर फासले पर गांव गोडानो और ज़रई ज़मीनें थीं जहां अनाज उगाया जाता था। पानी आने से पहले यहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 45 से 50 फुट थी। यह पानी पीने के काबिल था, लेकिन अब पानी की सतह बुलंद हो चुकी है। ये 1.5 फुट का गड़ा भी नहीं है, आप नाप करके देख लें। इससे पहले कितना नीचे पानी होता था? पहले यहाँ पानी होता था तकरीबन 45 से 50 फुट। अब ये ज़मीन जो है यहाँ भी ख़राब हो गई है। जो हम अनाज उगाते थे, बाजरा, गवार, मूंग वगैरह, वो अब इस ज़मीन में नहीं उगती। हालांकि ये ज़मीन डैम से दूर वाक़ई है।
गोड़ानो थरकोल के एरिया में नहीं आता, लेकिन फिर भी इस मंसूबे से मुतासिर हुआ। गोड़ानो पहुंचे तो पानी की फराहमी का वक्त हो चुका था। यहाँ मौजूद कुओं में पानी की सतह बुलंद हो चुकी है और उनका जायका भी शदीद कड़वा है। कंपनी ने यहाँ आरओ प्लांट्स लगाए हैं, जहाँ से योमिया 45 मिनट के लिए पानी मुहैया किया जाता है। मकामी लोगों का कहना है कि इस पानी से जरूरियात पूरी नहीं होती, नतीजे में उन्हें कपड़े धोने और जानवरों के लिए खारा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। गोड़ानो में ऐसे 100 पानी के मीठे ज़खायर थे जो हमारे ज़ाती ज़खायर थे। आज वो ज़खीरे भरे हुए हैं, लेकिन उनका पानी किसी काम का नहीं रहा। हमने कांटे लगाकर उनको ढक दिया है। हमारे जो भी माल मवेशी हैं वो ये खारा पानी पीते हैं तो तड़प तड़प कर मर जाते हैं, और यही वजह है कि अब हमारे माल मवेशी 3% भी नहीं रहे। अब जो हमें टंकियां दी गई हैं उससे हमारा गुजर नहीं होता। 2-2 डब्बे मिलते हैं, 12-12 अफराद का कुनबा है। इतने पानी में हमारा गुजर नहीं होता। हमें इस पानी ने दुखी कर दिया है। दुख है असाना पानी जो कोई ऐसे कौन तो पूरा होती। एंग्रो के जेर इस्तेमाल कोयले की कानों से सालाना 750 मिलियन टन से ज्यादा कोयला निकाला जा रहा है, जिसके जरिए 3 पावर प्लांट्स 1320 मेगावाट बिजली बनाते हैं। जब हम एंग्रो के प्लांट पर पहुंचे तो कई लोग नौकरियों की दरख्वास्तें लिए अपनी किस्मत आजमाने आए हुए थे, जिनमें से कई अरसा दराज से भी चक्कर लगा रहे हैं। रोजी गिरी आती है, नहीं उठाती है। जी हाँ, ऐसे इधर ही थारे आले पोटे में। जी हाँ, ये सारे लोग इधर ही बिलाक के ही हैं। जी हाँ, वैसे तो हम इधर के मुकामी हैं, तो हम रोज़ाना आते रहते हैं, बोलते हैं कि भाई जॉब दो, सही है ना। तो वैसे भी इधर के लोग जो भी हैं काफ़ी ये हमारे मुकामी आते रहते हैं, 4-5-6 बंदे उठाते हैं और दूसरे तो उठाते नहीं है, सही है ना। तो हम गुजारिश करते हैं कोई पर मंथ जॉब दें। इस दफ्तर से कुछ फासले पर खवातीन डंपर चलाती नजर आईं। एंग्रो इसको अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम करार देता है। इस वक्त 25 खवातीन काम करती हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। बच्चों के स्कूल का अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, उसकी देखभाल भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, खाना पीना जो और बच्चे हैं उससे ज़्यादा अच्छा हम उसको खाना खिला सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। एंग्रो हुक्काम का दावा है कि मकामी लोगों को मुलाजमतें भी दी जा रही हैं। इसके अलावा सेहत, तालीम और सोलर पैनल की भी फराहमी की गई है। अपने परमानेंट लोग कम हैं और आउटसोर्स सर्विसेज जैसे बैगिंग है, जैसे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जैसे हमारी ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं जो कि डंपर्स और कोल एक्सकेवेटर्स चलाते हैं, तो वो आगे फिर दूसरे कंपनीज़ को आउटसोर्स किए हुए हैं। लेकिन उनमें भी हमने ज़्यादातर मैक्सिमम लोग लोकल थरी हैं जो कि उन्होंने एम्प्लॉय किए हुए हैं। हेल्थ में हमारी 5 हेल्थ फैसिलिटीज़ काम कर रही हैं, मोबाइल क्लिनिक्स हैं, और इस वक्त जहाँ पर के पहले बच्चियाँ पढ़ती नहीं थी, हमारे स्कूलों में 35% प्लस बच्चियाँ पढ़ रही हैं। इसके अलावा हम आरओ प्लांट्स चला रहे हैं। कुछ वो हैं जो कि हमने पहले कुछ गवर्नमेंट से लिए, कुछ बनाए। लास्ट ईयर में हमने 6 आरओ प्लांट्स को बढ़ाए और इस साल हमारा टारगेट है कि 10 हम और आरओ प्लांट्स अपने ब्लॉक 2 में और गुरानों में हम वो लगाएंगे। चंद साल पहले एक और कोयले का प्लांट शिंगाई कंपनी ने भी यहाँ लगाया है। एक तरफ शिंगाई कंपनी की कान से खारिज होने वाला पानी फसलों और आबादी की तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ इसकी कान भी फैल रही है। इस वक्त मैं गांव खारियो गुलाम शाह में मौजूद हूँ। ये गांव जो चीनी शिंगाई कंपनी है उसके प्रोजेक्ट से चंद मीटर दूर है, जहां पर डंपिंग की जा रही है। हम यहां पर आए हैं ये मालूम करने के लिए कि इस प्रोजेक्ट में क्या यहाँ के मकामी लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है और इस कंपनी का यहाँ पर की तरक्की में क्या किरदार है। यहाँ हमारी मुलाकात मकामी एक्टिविस्ट से हुई। जो डंपिंग जो है तमाम नज़दीक थी हुई है, जो मुझो घर है उनका तकरीबन डंपिंग बहुत नज़दीक आ गई है। जो मेरा घर है इससे तकरीबन 500 मीटर के करीब है। हमारा जो कब्रिस्तान है, जो दरगाह है, उसके बिल्कुल करीब है। अब जो गर्मी के मौसम में घरों में बैठ नहीं सकते, हवा की वजह से रेत उड़ती है। जब बारिश होती है तो डंपिंग के टीलों से पानी उतरकर हमारे गांव को ज़ेरे आब कर देता है।
जो पानी लही असांजे ॻोठ में अचे थो उनमें ॻोठ जा घर के बुॾनि था। हमारा जो ब्लॉक 1 से जो भी मुतासरीन गांव हैं, खारी गुलाम शाह है, वरवाई है, तिलवायू है, तो इनके पास इन कंपनियों के कोई ऐसा बंदा या ऑफिसर नहीं आया इस हवाले से कि आपको रीसेटलमेंट करें। और हालांकि हमारे गांव जो मुतासरीन हैं वो इस हवाले से बहुत भुगत रहे हैं। सूरज, हमें ये बताएं कि एक मेगा प्रोजेक्ट जारी है आपके पड़ोस में चाइना की कंपनी का, तो यहाँ के लोगों को कोई रोजगार, कोई मुलाजमतें फराहम की जा रही हैं? वो लिस्टें बनाकर हमने इनको दिए, 1 साल हो गया है। तो इस तरह से 400 की सिर्फ एक गांव में, यहाँ पे टेक्निकल बैठे हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के बैठे हैं, वो बैठे हैं, और CSR में एडमिन का 20 साल, मेरा गांव के बंदे बैठे हैं, 20 साल उनका तजुर्बा है एडमिन में, लेकिन इनके पास वो नौकरी नहीं है। सिर्फ वो उनके पास ड्राइवरी है जो दिखा रहे हैं। शिंगाई इलेक्ट्रिक कंपनी की जानिब से थर में ये पावर प्लांट लगाया गया है जो कोयले पे चलता है। इस प्लांट के जो इंतज़ामिया है उसने यहाँ पर जो लोग उनकी नकल मकानी हुई है और उनकी आबादकारी और उनके डेवलपमेंट के लिए क्या इकदाम लिए हैं, इस बारे में हमने उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। ताहम राब्ते के बावजूद उनका कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। ताहम यहाँ पर यह शिकायत आम है कि जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी और जो दूसरे तरक्याती जो काम थे उसमें इस कंपनी का कोई अमल दखल नहीं है। थर में कोयले के मंसूबे के लिए बनाई जाने वाली सड़क ने थर के एक हिस्से के रहायशियों को सफर में आसानी पैदा की है, जबकि दीगर मरकजी सड़कें टूटी फूटी हैं। ये सड़क इस्लाम कोट को कराची से जोड़ती है। इस्लाम कोट थर कोल का मरकजी शहर है। यहाँ पावर कंपनियों के आने से यहाँ की मैशियत पर क्या असरात पड़े, ये सवाल लेकर हम टाउन चेयरमैन के पास पहुँचे। कंपनी की डायरेक्ट यहाँ से परचेजिंग नहीं है, वो बाहर कराची और वहाँ से करते हैं। यहाँ पे लोकल जो वेंडर हैं तो वो यहाँ से करते हैं कुछ ना कुछ, पर जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए वो इतना नहीं मिल रहा है ब्लॉकों की। और दूसरा इस्लाम कोट के दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं या किसी में उनका वो हेल्प आउट नहीं है हमें। ये बस वो कह रहे हैं मंजूर कराएंगे और ये प्रोजेक्ट हमें चलेंगे, इस्लाम कोट मॉडल सिटी बनाएंगे। ये हमारा प्रोसेस है, अभी तक तकरीबन ये 4 या 5 साल हो गए कि बातों में चल रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना नहीं है यहाँ पे। हुकूमत सिंध ने इस्लाम कोट के शहरियों के लिए बिजली के 100 यूनिट फराहम करने का ऐलान किया था। दिलचस्प बात यह है कि 100 यूनिट्स के बजाय सिर्फ 800 रुपए माहाना बिल में एडजस्ट किए जाते हैं। इन बिजलियों की कंपनियों के खिलाफ आए दिन मुतासरीन एहतजाज करते हैं, लेकिन ऐवानों से सिर्फ थर बदलेगा पाकिस्तान की आवाजें आती हैं। सामीन, करीब 15 साल कबल एक इंडियन रैपर ने अपने मुल्क में हिप हॉप मौसीकी के इब्तिदाई दौर में इनकलाब बर्पा किया था। वो अपने सुनने वालों पर तंज करते और उन्हें अपने जहन के शैतानी ख्यालात समझने का चैलेंज देते थे। उनके गानों की शायरी पार्टी मंशियात और खवातीन को जिनसी तौर पर राग़िब करने के गिर्द घूमती थी। चाय बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। ये गाने क्लब्स से लेकर शादियों तक और बड़ी पार्टियों से सड़क किनारे चाय की दुकानों पर बजते थे, लेकिन कैरियर के उरूज पर ये सब खत्म हो गया। अब 7 साल बाद यो यो हनी सिंह की नई एल्बम और म्यूजिक टूर के साथ वापसी हुई है। उनका दावा है कि वो मुनशियात की लत के साथ अपनी तवील जंग और ज़हनी सेहत के मसाइल के बाद अब प्रोड्यूसर हनी सिंह एक जमाने में इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिक स्टार में से एक थे। इन पर बनने वाली नेटफ्लिक्स की दस्तावेजी फिल्म में साफी बनोज कपाल कहते हैं कि हनी सिंह ने इंडियन कल्चर से मुतासिरा हिप हॉप मौसीकी की शक्ल बदल कर रख दी थी, मगर वो इंतहाई मुतनाज़ा शख्सियत रहे, जिसका वो खुद भी एतराफ़ करते हैं। वो खुद को जारिहाना और बेबाक आदमी कहते हैं, जिन पर मुसलसल अपने म्यूज़िक के ज़रिए ख्वाशी और तशद्दुद को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगता रहा। कई लोगों ने हनी सिंह पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके गाने के बोल ख़वातीन पर तशद्दुद और रेप से मुतल्लक हैं। जब उनकी साबका बीवी और बचपन की मोहब्बत ने तलाक के कागजात में उन पर घरेलू तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया तो अखबारों में उनकी ये तस्वीर मज़ीद फैली।
ताहम हनी सिंह इन इल्जामात की तरदीद करते हैं। हनी सिंह माजी में म्यूजिक चार्ट्स पर अपनी याद रह जाने वाली धुनों और जारिहाना जुबान की मदद से सरे फहरिस्त रहते थे, मगर अब 7 साल बाद वो कोई हिट गुलकार नहीं है। इन बरसों में बहुत कुछ बदल गया है, खासकर इंडिया में हिप हॉप मौसीकी जो इर्तिका के अमल से गुजरी और कई फनकारों ने उनकी जगह ले ली। वो गुलकार जो उनसे मुतासिर थे अब उनसे आगे निकल चुके हैं। हनी सिंह खुद भी बदले बदले लगते हैं। वो शख्स जो खुद को हर फन मौला समझता था अब खुद को खुदा से डरने वाला आदमी कहता है, जो अच्छे शगुन के साथ साथ कुदरत के निज़ाम और इल्म नजूम को मानता है। वो दावा करते हैं कि वो मनशियात से निकलकर गहरे ख्यालात में जा चुके हैं, मगर उनके फैंस का ख्याल है कि वो अब पहले जैसे नहीं रहे और ना ही उनके हालिया गानों ने ज़्यादा मुतासिर किया है। कपाल कहते हैं कि उनके वफादार फैंस हमेशा उनका साथ देंगे, लेकिन अब उनका नज़रिया पुराना हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद हनी सिंह हार मानने को तैयार नहीं। शोहरत और मनशियात की वजह से अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को छुपाने या उनका दिफा करने की बजाय उन्होंने इसी मौजू को अपनी वापसी का मरकज़ बना लिया है। लोग 2 पी लें तो खत्म हो जाए। क्या हुआ है जब लगा कि छोड़ देना है? बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोटिक सिम्टम्स आने लग गए थे। ये पापा थोड़ना है, ये मेरी वाइफ थोड़ना है, ये गुड़िया थोड़ना है, कोई मेरे से बात कर रहे हो तो आप बिलीव करेंगे जब मेरा वक्त आया 2011-12 के बाद मैं ग्लोरीफाई करने लग गया सैटेनिक पावर्स को, तो वो मेरे लिरिक्स में भी दिखता है। कौन सी लिरिक्स में आपको लगता है कि आप शैतानी ताकतों को? सारी देखो, 4 बॉटल वोडका। ऑस्ट्रेलिया में शाहरुख भाई के साथ टूर पे था मैं। मेरी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि हनी सिंह नहीं आएगा, ये गंदे गाने बनाता है। अपनी वापसी के बाद से हनी सिंह ने तस्लीम किया कि उनकी जिंदगी में मुनशियात की लत और ज़हनी सेहत के मसाइल ने काफ़ी मुश्किलात पैदा की हैं। वो कहते हैं, मुनशियात की लत ने मुझे बर्बाद कर दिया था। मैं शोहरत, पैसे और ख़वातीन की रंगीनियों में गुम हो गया था। मैं बिल्कुल शैतान बन चुका था। अपने इंटरव्यूज़ में वो हंसी मजाक करते हैं और पुरइत्मीनान नजर आते हैं। वो वाज़े अंदाज में अपनी जद्दोजहद का जिक्र करते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे अंदर के शैतान से लड़ते हुए उन पर रूहानी सच आया हुआ। उन्होंने हाल ही में कहा कि जो बोगे वो काटोगे, और मैं इसे मानता हूँ। जहाँ मैं फंसा हुआ था वहाँ से निकलने में बहुत वक्त लगा, अब मैं वापस आ चुका हूँ। हनी सिंह का असल नाम हरिदेश सिंह है और उनका जन्म पंजाब में हुआ। वो दिल्ली के एक गुंजान आबाद इलाके में पले बढ़े। इन मुश्किल बरसों ने उनकी मौसीकी को मुतासर किया, जो आज भी उनके काम में जितों से शिकस्त देकर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत ली है। यह टूर्नामेंट की तारीख में तीसरी मर्तबा है कि इंडिया ने यह ट्रॉफी अपने नाम की है। इससे कबल सन 2013 में भी इंडिया ही इस टूर्नामेंट की फातेह टीम थी। एक ही स्टेडियम में तमाम मैच, कंडीशंस से शनासाई और टीम में स्पिनर्स की भरमार। टूर्नामेंट में नाकाबिले तस्खीर रहने वाली इंडिया के बारे में ये बयानात साबिक और मौजूदा खिलाड़ियों, तज्जियाकारों और मद्दाहों की जानिब से दिए जाते रहे हैं। ये तनकीद अपनी जगह, लेकिन आज ये बात खासी वाज़ेह थी कि इस इंडियन टीम की सलाहियतों और क्वालिटी के आगे टूर्नामेंट की कोई भी टीम नहीं टिक सकी। न्यूजीलैंड दूसरी कोशिश में भी नहीं। इंडिया की जानिब से टीम में 4 स्पिनर्स का फार्मूला बरकरार रखने का फैसला किया गया और वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने जिस तरह कीवी बल्लेबाजों को चकराए रखा, वो यकीनन स्पिन बॉलिंग में एक मास्टर क्लास का दर्जा रखती है। ऐसा नहीं है कि कीवी टीम ने मुकाबला करने में कोई कसर छोड़ी हो। पहले बैटिंग करते हुए ओपनर रचिन रविंद्रा ने आते ही जारहाना अंदाज अपनाया और इंडियन फास्ट बॉलर्स का छक्के चौकों से इस्तकबाल किया। ताहम इंडियन कप्तान रोहित शर्मा ने फौरी तौर पर अपने ट्रम्प कार्ड वरुण चक्रवर्ती को बॉलिंग पर बुलाया और उन्होंने हरगिज मायूस नहीं किया और आते ही विल यंग को पवेलियन लौटा दिया। इसके बाद उनके साथी कुलदीप यादव ने भी जल्द ही बॉलिंग अटैक में आए और आते ही 37 रन पर खेलने वाले रचिन रविंद्रा और फिर कीवी स्टार बल्लेबाज कैन विलियमसन को पवेलियन की राह दिखाकर मैच में इंडिया की बरतरी यकीनी बना दी। इस दिलचस्प मैच और इसके दरमियान आने वाले कई मोड़ पर तफसीली बात आगे चलकर। पहले आपको बताएं वो चीज़ जिसने मैच के फाइनल के बाद शायकीन को चौंका दिया।
मैच के बाद जब बारी आई अवार्ड देने की तकरीब की तो मेजबान मुल्क पाकिस्तान के किसी नुमाइंदे को स्टेज पर नहीं देखा गया, जो कि मुकाबले की रिवायात के बरक्स था। चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान मुल्क के नुमाइंदे की ट्रॉफी की तकरीब में अदम मौजूदगी सोशल मीडिया सार्फिन के दरमियान भी मौजूए बहस है। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि एक अजीब सी चीज देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं था। पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान था और पीसीबी का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है कि कोई यहाँ ट्रॉफी देने और नुमाइंदगी करने क्यों नहीं आया। ये वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ होना चाहिए था। इससे बड़ी नाउमीदी हुई। थिंक अबाउट इट प्लीज। वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पे आपको होना चाहिए था। बट सैडली आई कुड नॉट सी एनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंबर आउट देयर और ये होस्टेड बाय अस एंड येट देयर इज नोबडी देयर। Think about it. साफी फैजान लखानी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि पीसीबी के सीईओ सुमेर अहमद सैयद स्टेडियम में मौजूद होने के बावजूद मेजबान पीसीबी की तरफ से किसी को स्टेज पर शामिल नहीं किया गया। क्या ये आईसीसी की जानिब से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है? एक सारिफ ने एक्स पर लिखा कि पीसीबी क्या सिर्फ कागजात पर ही मेजबान मुल्क था, यानी दिल रखने को? जबकि अब्दुल रऊफ ने एक्स पर लिखा कि 29 साल बाद पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा था। पहले हाइब्रिड मॉडल पर इवेंट का बेड़ा गर्क किया, फिर 4 दिन में इवेंट से बाहर होकर करोड़ों पाकिस्तानियों के जज्बात का खून किया, फिर नाकिस इंतजामात की वजह से बारिश ने मैच खराब किए और आखिर में पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा स्टेज पर नहीं बुलाया। अब कहा तो जा रहा है कि इतवार के रोज खेले गए इस फाइनल मैच के वक्त चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमेर अहमद सैयद वहां मौजूद थे और फिर इस बात की तस्दीक पीसीबी के तर्जुमान समीउल हसन ने भी जीबीसी से बात करते हुए की। उन्होंने जीबीसी के सवाल के जवाब में फकत इतना कहा कि टूर्नामेंट डायरेक्टर सुमेर अहमद सैयद फाइनल में मौजूद थे। उन्होंने पूरे फाइनल को सुपरवाइज भी किया और अपनी जिम्मेदारियों को मुकम्मल निभाया भी। ताहम स्टेज पर उनको क्यों नहीं बुलाया गया, इसका जवाब तो आईसीसी दे सकता है। आईसीसी से जवाब मांगने के लिए जीबीसी ने राब्ता किया है, ताहम ताहाल उनका जवाब मौसूल नहीं हुआ है। सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। सैरबीन का ये नया जन्म आपको कैसा लगा और आप इसमें क्या तब्दीलियां देखना चाहते हैं? अपने कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिए, हमें आपकी तजावीज़ का इंतजार रहेगा। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.